नोट करिएगा, सपोज there is a convex refracting surface as shown. देखिए, हम ये बात कर रहे हैं कि कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब उभरी हुई सरफेस है, तो उसके सामने ही ऑब्जेक्ट रखा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर आप एक प्रिंसिपल एक्सिस बना लें ऐसे। ये हमने प्रिंसिपल एक्सिस बना ली। अब दिमाग में किसी भी बच्चे के ये आ सकता है कि आपने ये कंप्लीट लेंस क्यों नहीं बनाया, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ पर वो प्लानो कॉन्वेक्स लेंस हो सकता है कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस हो। ठीक है, जरूरी नहीं है कि बाई कॉन्वेक्स लेंस ही हो हर केस में। तो हम तो सिर्फ ये बोल रहे हैं कि इस तरफ जो मीडियम है वो रेयरर मीडियम है और इस तरफ जो मीडियम है वो डेंसर मीडियम है। जब हम मिरर की बात करते थे तो मिरर में हम ये बोलते थे कि ये मिरर है और पीछे वाली साइड जो है वो पॉलिश्ड है। तो हम सिर्फ और सिर्फ ये कहते थे कि अगर सेम साइड पर इमेज बन गई है तो वो रियल इमेज बनती थी। और अगर मिरर के बैक साइड में, जो कि बनना पॉसिबल नहीं है, मिरर के बैक साइड में जो कि बनना पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलता था कि वो वर्चुअल इमेज बन गई। तो वर्चुअल इमेज वाला केवल एक ही केस हुआ करता था। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि लेंसेज में एक चीज ध्यान रखना कि अगर जहां पर ऑब्जेक्ट रखा है अगर उसी साइड इमेज बनती है तो फिर वो वर्चुअल इमेज है, और अगर अपोजिट साइड इमेज बनती है तो फिर वो रियल इमेज है। इसको हम कैसे बोलते हैं कि लेंस क्या है? लेंस एक ऐसी चीज है जैसे कि फॉर एग्जांपल हम चश्मा लगाते हैं, हम जो स्पेक्टिकल्स यूज करते हैं तो उस स्पेक्टिकल्स में भी हम क्या करते हैं कि हम आर पार देख सकते हैं। तो हमने इधर हमारी आंख है और बीच में आगे आंख के आगे एक लेंस लगा हुआ है और हम दूसरी तरफ की चीज को देख पाते हैं। और तो जिस चीज को हम देख पाते हैं वो चीज रियल ही तो होती है। तो इसका मतलब क्या है कि जब पीछे की तरफ कोई भी इमेज बनती है तो वो रियल इमेज कहलाती है लेंस के केस में। हमें करना भी लेंस ही है, मिरर नहीं करना। तो आप ये देखिएगा कि हमने सिर्फ और सिर्फ रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखा दी, और रिफ्रैक्टिंग सरफेस दिखाकर हम यहाँ पर बोलेंगे, इधर लिख देंगे रेयरर, ब्रैकेट में लिख दीजिए म्यू 1। ठीक है, और इधर लिख दीजिए बेटा डेंसर, ब्रैकेट में मेंशन कर दीजिए म्यू 2। मतलब यहाँ रेयरर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है और डेंसर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि हमने ऐसा मान लिया कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इस प्रिंसिपल एक्सिस पर यहीं पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और बेटा ऑब्जेक्ट को हम बोलेंगे ओ। ठीक है, फिर मैं ये कहूंगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट में से कितनी रेज निकलती हैं, इनफाइनाइट रेज ऑफ लाइट निकलती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम दो रेज स्टडी करेंगे बस। तो एक रे ऑफ लाइट को मैंने माना कि एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जाती है और रिफ्रैक्टिंग सरफेस को ऐसे टकराती है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर ये टकराएगी उस पॉइंट पर आप नॉर्मल ड्रॉ करें। आपने ऐसे नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। ठीक है, इस नॉर्मल को बिल्कुल आगे तक ले जाओ ऐसे। कहाँ तक ले जाओ इस नॉर्मल को कि ये प्रिंसिपल एक्सिस को स्ट्राइक करने लगे, यहाँ तक ले जाइए आप। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी दैट एंगल इज कॉल्ड आई। उसके बाद क्योंकि ये रेयरर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है, तो अब आप इतना समझ गए होंगे कि भाई जब ये अगर मान लीजिए रेयरर से डेंसर में लाइट रे एंटर ना करती तो ये लाइट रे ऐसे सीधी निकल जाती, लेकिन ये रेयरर से डेंसर में एंटर कर रही है, इसका मतलब क्या है, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ बेंड कर जाएगी। ठीक है, तो ये हमारी इंसिडेंट रे हुई, तो बेटा ये हुई रिफ्रैक्टेड रे।
रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। दिखाई दे रहा है सबको? ज्यादा छोटा तो नहीं लिख रहा हूं मैं? नो बताइए, सर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सबको समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, चलिए इसके बाद में देखते हैं आगे। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। फिर मैं ये कहता हूं कि ये जो नॉर्मल है ना, ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उस एंगल को मैंने बोल दिया गामा। इसको मैंने गामा बोल दिया। ठीक है। अच्छा, जो हमारी इनिशियली जो ये इंसिडेंट रे थी, ठीक, हमने ये कहा कि जो इनिशियली जो ये इंसिडेंट रे थी, इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ये अल्फा। दूसरा, रिफ्रैक्टेड रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है उसको बोल दिया बीटा। ठीक है। और इसी तरह से ये जो नॉर्मल है ये प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है इसको हमने बोल दिया गामा। फिर आप क्या करें, हमने कहा एक रे ऑफ लाइट तो ये थी और बेटा दूसरी रे ऑफ लाइट ये थी। तो ये रे ऑफ लाइट जो है ये नॉर्मली स्ट्राइक कर रही है इस पर, तो इसमें किसी तरीके का कोई डेविएशन होगा ही नहीं। हम ये जानते हैं कि जब भी कभी कोई भी रे ऑफ लाइट किसी रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर नॉर्मली स्ट्राइक करती है तो उस पर कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता। ठीक है, वो बिल्कुल स्ट्रेट निकल जाती है, किसी तरीके की कोई बेंडिंग नहीं होती। बता दीजिए, इतना समझ में आ गया सबको? यहां तक डायग्राम सभी को क्लियर है? यस। ठीक है। यस सर। डायग्राम ढंग से समझते चलना, क्योंकि धीरे धीरे ये थोड़ा सा अगर दिमाग से निकला तो फिर ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगने लगेगा। अभी तक मैं दोबारा बताता हूँ, दिस ओ इज फॉर ऑब्जेक्ट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट से एक रे ऑफ लाइट निकली तो उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो ये यहाँ पर स्ट्राइक करा इसने रिफ्रैक्टिंग सरफेस पर, यहाँ पर मैंने ये डॉटेड लाइन का मतलब है नॉर्मल, मैंने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। नॉर्मल के साथ वो जो एंगल बनाती है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। फिर क्योंकि हम रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर कर रहे हैं, तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाने की बजाय इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये नॉर्मल है डॉटेड लाइन, ये नॉर्मल की तरफ थोड़ा सा झुक जाएगी। तो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है वो हो गया हमारा एंगल आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जहां पर स्ट्राइक करेगी, यहाँ पर हमारा बन जाएगा बेटा इमेज। इधर बन गई इमेज। ठीक है। उसके बाद हम ये कहेंगे कि जब भी कभी हमने एक चीज देखी थी, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर की ज्यादा प्रिसाइज जो हमने डेफिनेशन अब देखी है 10th क्लास के अलावा, जो अब हमने देखी है डेफिनेशन, वो ये थी कि जब हम कहीं पर भी कोई रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट कर रही होती है तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर जब मैं नॉर्मल ड्रॉ करता हूं तो वो नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटती है उसको मैं बोलता हूं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसलिए ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम बोलेंगे कि जो पॉइंट होता है मिड पॉइंट यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग सरफेस का यानी कि लेंस का, इसको मैं बोल देता हूँ पी। पी इज फॉर पोल, इसको पोल बोल देते हैं। तो आप अब क्या करें, अब यहां से आप यहां से प्रिंसिपल एक्सिस पर एक नॉर्मल ड्रॉ कर लो ऐसे, और इस पॉइंट को आप बोल दीजिए एन, कैपिटल एन, या इसको बोलो कैपिटल एम बोलो, इसको सॉरी, इसको बोलिए कैपिटल एम। और जो ये वाला पॉइंट था इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए कैपिटल एन। तो यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ करा यानी कि ये 90 डिग्री का एंगल बन गया यहाँ पर। ठीक, अगर डायग्राम यहां तक क्लियर है तो आगे बढ़े, बताइए। यस सर। ठीक है, चलिए। तो अब आप ये देखिएगा कि ये जो पोल होता है, इस पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है ना बेटा, पोल से ऑब्जेक्ट तक के डिस्टेंस को मैं क्या बोलता हूँ, ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम दिस पोल। तो इसको हम बोल देते हैं यू, यू यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सिमिलरली पोल से इमेज तक का जो डिस्टेंस है उसको हम बोल देते हैं वी, इसको हम बोल देते हैं वी। ठीक है। अच्छा, इधर वाला पॉजिटिव होता है, इधर वाला नेगेटिव होता है, वो सारी चीजें जो है वो सारी चीजें न्यूमेरिकल्स में देखनी होंगी। ठीक है। आपको क्या कहना है, ये जो डिस्टेंस है ये वी है, इमेज डिस्टेंस, और ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये यू है। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
तो इसको मैं बोल रहा हूँ कैपिटल आर। ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद आप क्या करें, ये डायग्राम में तो मैं अब और कुछ बनवाऊंगा नहीं, बस अब आप इसको डायग्राम को ढंग से बनाकर, कायदे से बनाकर अब आप समझते चलें कि अब मुझे करना क्या है। अच्छा, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। जो लेंसेज जो हमने पढ़े थे, तो उसमें ना हमने सिर्फ एक चीज पढ़ी थी 10th क्लास में। 10th क्लास में हमने पढ़ा था लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला था 1/v - 1/u = 1/f। ठीक है। लेकिन वहां पर हमने कहीं पर भी ये नहीं देखा था कि जो हमारा रेज ऑफ लाइट है, मतलब जो हमारी लाइट रेज हैं, वो रिफ्रैक्टिंग सरफेस में रेयरर से डेंसर में जा रही है या डेंसर से रेयरर में जा रही है। वहां पर तो ये होता था कि एक पतला सा लेंस रखा हुआ है बीच में, हमारा इंसिडेंट रे जो है वो भी रेयरर से आई, और रिफ्रैक्टेड रे जो थी वो तो अंदर मूव करती थी लेंस के अंदर, लेकिन वो जब बाहर निकल जाती थी तो हम इमरजेंट रे के लिए स्टडी करते थे। तो वो थिन लेंस फॉर्मूला था जो हमने करा था 1/v - 1/u = 1/f। लेकिन अब जो हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी रोल होगा। ठीक है, क्योंकि अब हमारी लाइट रेज रेयरर से डेंसर या डेंसर से रेयरर में मूव करेंगी। सर हाँ जी बताइए। सर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है आइडेंटिफाई करा? सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे आइडेंटिफाई करा, देखिए हम ना सेंटर ऑफ कर्वेचर का हमने ये डेफिनेशन देखी थी कि अगर मान लीजिए ये कोई एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, एग्जांपल के तौर पर हमने कॉन्वेक्स लेंस की बात करी, तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अगर हम ये बोलते हैं कि कोई भी रे ऑफ लाइट है, जैसे मान लीजिए यहां से ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट निकली, ये यहां पर टकराई, तो रे ऑफ लाइट जब यहां पर टकराई तो उसके बाद हमने क्या करा कि हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉप करा। इस पॉइंट पर हमने नॉर्मल ड्रॉप करा। तो जब ये नॉर्मल हम ड्रॉप करते हैं ना, तो ये नॉर्मल जिस पॉइंट पर स्ट्राइक करता है ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। अब यहाँ पर कितनी भी रेज ऑफ लाइट कितनी भी हो, हम ये कहेंगे कि भाई एक ही रे ऑफ लाइट निकलेगी कि ऑब्जेक्ट में से, कहेंगे नहीं, और भी बहुत सारी निकल सकती है। तो हमने कहा कि अच्छा एक ये रे ऑफ लाइट निकल गई, तो यहाँ पर भी नॉर्मल ड्रॉप करके देखिए, इस पॉइंट पर भी अगर नॉर्मल ड्रॉप करके देखेंगे तो वो जिस पॉइंट पर जाकर मिलेगा दैट पॉइंट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आपको याद रखना है कि कर्व्ड सरफेस पर कभी भी मैं किसी भी पॉइंट पर अगर नॉर्मल ड्रॉप करूंगा, उस नॉर्मल को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं, तो उस नॉर्मल को एक्सटेंड करते हैं तो जहां पर वो प्रिंसिपल एक्सिस से मिलता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मिलता है जाकर। ठीक है, ये चीज हमने पहले कभी नहीं करी थी, मतलब सर 10th क्लास तक जो हमने करा था उसमें ये नहीं करा था। हाँ जी बताइए। ये वैसे है ना कि वो नॉर्मल हम टैंजेंट को देख के ड्रॉ करते हैं और टैंजेंट और बिल्कुल रेडियस सही, परपेंडिकुलर होता है। बिल्कुल सही। क्योंकि हम जो है, हम जब भी कभी किसी भी कर्व सरफेस पर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो कर्व सरफेस पर नहीं होता, वो उसके टेंजेंट पर ड्रॉ करा जाता है। वो उसके टेंजेंट पर ड्रॉ करा जाता है, और टेंजेंट पर हमेशा जो रेडियस है वो टेंजेंट के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो उससे कोरिलेट करके आप इसको देख सकते हैं। ओके सर। ठीक है, तो नई चीज है, अच्छा है आपने पूछा, नई चीज है, याद रखना कि किसी भी कर्व सरफेस पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, अगर उस नॉर्मल को एक्सटेंड कर दिया जाए और ये देखा जाए कि वो प्रिंसिपल एक्सिस पर कहाँ मीट कर रही है, तो वो प्रिंसिपल एक्सिस पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही मीट करती है। ठीक, चलिए जी, अब इसके बाद कुछ हमको ट्राइंगल के रूल्स यूज करने होंगे। मैं ये मिटा रहा हूं इधर से। बेटा 1 मिनट वेट करिए बस, 1 मिनट, मेरे यहाँ कोई आया है, मुझे जरा दरवाजा खोलना होगा।
हाँ जी, इसके बाद आप नोट करेंगे इन ट्राइंगल NOC, NOC ट्राइंगल की बात करें इन ट्राइंगल NOC, देखिएगा मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ NO और C की। तो जब हम NO और C की बात करेंगे तो बेटा इसमें बनने वाला एक एंगल तो हो गया गामा, एक एंगल हो गया अल्फा, और ये वाला ट्राइंगल इस किसी भी ट्राइंगल, जब भी कोई ट्राइंगल होता है तो ट्राइंगल की किसी एक साइड को अगर बाहर एक्सटेंड कर देते हैं तो वहां पर बाहर जो एंगल बनता है, ट्राइंगल के बाहर जो एंगल बनता है उसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलते हैं। तो आप देखिए NOC में ये जो CN वाली साइड है इसको ना एक्सटेंड कर रखा है, तो बाहर एंगल बन रहा है I, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। एंड एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, तो I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, I इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, इसको बोल दीजिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। बताइए जी, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ में आ गई? यस सर, आ गई। यस सर। यस सर। चलिए उसके बाद मैं बात करता हूं, जैसे ये ट्राइंगल NOC है, ऐसे ही अब हम बात करेंगे NI और C की। एक बार N सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑब्जेक्ट वाला ट्राइंगल लिया, अब दोबारा से N सेंटर ऑफ कर्वेचर और इमेज वाला ट्राइंगल। ठीक है, एक एक स्टेप याद करके चलना इसका जो मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि बस हम पहला वाला ये करेंगे, दूसरे वाला आपका मन करेगा, अगर समझ में आ गया ये, आपका मन करेगा कि आगे के 3 केसेस आप खुद करें। ठीक है, देखिएगा मैं करता हूं इन ट्राइंगल NIC, तो पहले मैंने NOC लिया यानी कि N ऑब्जेक्ट और सेंटर ऑफ कर्वेचर, फिर मैं लूंगा NIC यानी कि N इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां पर भी बिल्कुल उसी तरह से वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाऊंगा। देखो अंदर बनने वाले एंगल कौन कौन से हैं, एक तो बीटा और एक R, और ये जो लाइन है ना CI, अगर इस CI को ही थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर दें तो ये गामा एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। तो बेटा मैं बोलूंगा गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा, गामा इज इक्वल टू R प्लस बीटा। रीजन में फिर से यहां पर भी वही लिखे, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। फिर यहां से अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो क्या आएगी, गामा माइनस बीटा, तो R इज इक्वल टू गामा माइनस बीटा। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2। यहां से मैंने I की वैल्यू निकाल ली और यहां से मैंने R की वैल्यू निकाल ली NOC और NIC से। दोनों में क्या लगाया, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। उसके बाद एक छोटी सी लाइन लिखेंगे आप, एक नया शब्द है आप लोगों के लिए, लिखिएगा सपोज ऑल द रेज आर पैरा एक्सियल, सपोज all the rays are paraaxial, all the rays are paraaxial, full stop, then the angles I comma R comma beta comma alpha comma gamma will be very small, जितने भी एंगल्स हैं I R अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे बहुत स्मॉल होंगे। अब सवाल ये उठता है, ये जो नया शब्द आपने बताया है पैराएक्सियल, इसका मतलब क्या है? पैराएक्सियल का मतलब क्या है कि वो एक्सिस के बहुत नजदीक है।
हमने इसको स्टडी करने के लिए ये जो रे है, हमने ये वाली रे ली है, तो क्या है कि ये जो रे है ये इतनी ना खुली हुई नहीं है, ये जो रे है ये काफी नजदीक है, ये एक्सिस के काफी नजदीक है। तो अगर कोई भी रे एक्सिस के काफी नजदीक होती है तो हम उसको ये बोल देते हैं कि इट इज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्सिस, तो इसलिए उसको पैरा एक्सियल बोल देते हैं। पैरा इज फॉर पैरेलल एंड एक्सियल इज फॉर एक्सिस। तो यहाँ पर आप ये खुद सोचें कि अगर ये रे इतनी खुली हुई ना होती, ये एक्सिस के काफी नजदीक होती, तो ये जो अल्फा है ये बहुत छोटा होता। जब अल्फा छोटा तो बीटा छोटा, जब बीटा छोटा तो गामा छोटा, जब गामा छोटा तो ये आर और आई ये दोनों भी छोटे। तो ये सारे एंगल्स जो हैं ये बहुत बहुत छोटे बनते हैं। समझ गए? पैराएक्सियल का मतलब समझ में आ Yes, गया sir. सभी को? ठीक है, Yes, sir. हाँ जी सर। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है बस ये कि भाई पैराएक्सियल रेज है, पैराएक्सियल रेज है तो हमारे सारे एंगल्स बहुत छोटे होंगे। अच्छा, जैसे ही एंगल छोटा हो जाता है तो एकदम से एक चीज दिमाग में आती है, कॉस को तो साइड में हटा दो, साइन और टैन को लेकर चलते हैं कि जब एंगल छोटा हो जाता है तो हमारा टैन अल्फा अगर है तो दैट इज इक्विवेलेंट टू अल्फा, कॉस अगर साइन अल्फा है तो दैट इज आल्सो इक्विवेलेंट टू अल्फा। तो जब भी कभी एंगल छोटा होता है तो उसका साइन और टैन वो दोनों उसके बराबर, एंगल के ही बराबर होते हैं अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये वाला फंडा इस वजह से यहाँ पर यूज करा गया है। तो आप ये लिखेंगे देयरफॉर अल्फा इज इक्विवेलेंट टू, therefore alpha is equivalent to tan alpha। अल्फा जो है वो लगभग लगभग tan अल्फा के ही बराबर होगा क्योंकि बहुत छोटा है। अच्छा, तो जरा tan अल्फा निकालो। tan अल्फा कहाँ निकलेगा? इन ट्राइंगल NMO। तो अब क्या करेंगे? अब ये कहेंगे कि tan अल्फा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो क्या लिखेंगे? NM अपॉन OM। NM अपॉन OM, इसको भी अप्रोक्सीमेटली इक्वल करके लिखो NM अपॉन OP। रीजन में लिख देना सिंस P इज वेरी क्लोज टू M। क्योंकि ये जो P और M है ना, इनमें दूरी बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि P और M लगभग लगभग मतलब कोइंसाइड ही कर रहे हैं। तो हमने OP को सॉरी OM को OM ना बोलकर OP बोल दिया। OP क्यों बोला है ये भी आप समझ जाएंगे। OP इस वजह से बोला है क्योंकि OP की लेंथ किसके बराबर होगी? हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के बराबर। जैसे अल्फा निकाला इसी तरीके से बीटा निकाल लीजिए। बीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू tan बीटा। तो वो अपर्चर स्मॉल होता तब कोइंसाइड करता है ना यार? दोबारा बोलो क्या? जब अपर्चर स्मॉल होता तब होता है ना पी और एम कोइंसाइड करता। हाँ, जब एपर्चर स्मॉल होता है। एपर्चर का बाकी बच्चों को बता देता हूँ। एपर्चर का मतलब बेसिकली क्या है कि डायमीटर ऑफ द लेंस, लेंस के डायमीटर की बात करी जा रही है। खैर, सिर्फ ये देखिएगा कि हमारा जो ये पोल है और ये जो मैंने नॉर्मल से यहाँ परपेंडिकुलर डाला प्रिंसिपल एक्सिस पर, इन दोनों के बीच में दूरी ना के बराबर होती है, बहुत कम होती है। तो इसलिए मैंने OM की जगह OP ले लिया। वही काम मैं tan बीटा में करूंगा। तो tan बीटा यहाँ पर देखिए, राइट ट्राइंगल कहाँ पर है? ये NMI। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? NM अपॉन IM, NM अपॉन IM। इसको भी आप अप्रोक्सीमेटली लिखें बेटा NM अपॉन IP। ठीक है, NM अपॉन IM बिकॉज M इज वेरी क्लोज टू P, तो इसको IM को IP लिखा जा सकता है। हमने अल्फा निकाला, बीटा निकाला, इसी तरह से हम गामा भी निकालेंगे। तो गामा इज अगेन इक्विवेलेंट टू tan गामा। तो tan गामा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? NM अपॉन MC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो NM अपॉन CM, which is again approximately equal to NM upon CP because M is very close to P। तो अल्फा बीटा गामा हमने निकाल लिया। फिर हम कहेंगे फ्रॉम स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, फ्रॉम स्नेल्स लॉ
ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ क्या कहता है भाई, कहाँ से कहाँ एंटर कर रहे हैं हम रेयरर से डेंसर में एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जब रेयरर से डेंसर में एंटर करेंगे तो साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू 1 म्यू 2 को क्या बोलते हैं बेटा, 1 म्यू 2 होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। तो इसको क्या कहा जा सकता है, डिफाइन कैसे करते हैं इसको, साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब क्या करें, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो जाएगा म्यू 1 साइन आई इज इक्वल टू म्यू 2 साइन आर, ठीक है। फिर ये कहेंगे सिंस I and R are very small, are very small, तो sin I is equivalent to I. Similarly, sin R is equivalent to R. Sin I is equivalent to I and sin R is equivalent to R. ये कर लिया। तो ये करने के बाद में ये वाला पोर्शन बताएं, मिटा दूं मैं, यस सर। ये वाला पोर्शन मिटा दूं। अब देखिएगा, जैसे साइन आई को मैं आई लिख दूंगा, तो मैं पहले यही लिख देता हूं इसको, ये हो गया म्यू 1 आई इज इक्वल टू म्यू 2 आर। पहली चीज तो ये समझ जाइए, साइन आई की जगह मैंने आई लिख दिया तो म्यू 1 आई, साइन आर की जगह मैंने आई आर लिख दिया तो म्यू 2 आर। अब जो हमने शुरुआत में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 ली थी, इक्वेशन 1 और 2 से मैं आई की और आर की वैल्यू यहाँ पर डाल दूंगा, आई और आर की वैल्यू, ठीक है। अच्छा, और ये जो 3 इक्वेशंस हैं इनको बोल दीजिए आप इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 4 और इक्वेशन नंबर 5, ठीक है। इधर मिटा रहा हूँ, आई की वैल्यू गामा प्लस अल्फा, आर की वैल्यू गामा माइनस बीटा, ये वैल्यू डालनी है मेरे को अब। Therefore, म्यू 1 आई की जगह गामा प्लस अल्फा, आई की जगह गामा प्लस अल्फा, म्यू 2 आर, म्यू 2 आर की जगह गामा माइनस बीटा, ये हो गया, ठीक। यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड म्यू 1। अब गामा की जगह ये वैल्यू डालेंगे बेटा, एनएम अपॉन सीपी, एनएम अपॉन सीपी प्लस अल्फा की जगह डालेंगे एनएम अपॉन ओपी, एनएम अपॉन ओपी इज इक्वल टू म्यू 2, फिर से गामा की जगह एनएम अपॉन सीपी माइनस माइनस, ये बीटा दिखाई नहीं देगा इधर तो नीचे इस तरफ लिख रहा हूँ, माइनस बीटा कितना है, एनएम अपॉन आईपी, एनएम अपॉन आईपी। फिर डिनोमिनेटर में जितनी भी टर्म्स है आप ये देखिए, यहाँ पर सीपी है तो सीपी को क्या बोलूंगा मैं, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, और ऐसे ही ओपी को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट से लेकर पोल तक का डिस्टेंस स्मॉल यू, ऐसे ही आईपी को क्या बोलेंगे, स्मॉल वी। ये सब हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर देखें इधर भी एनएम एनएम, तो एनएम कॉमन आ जाएगा, तो म्यू 1 मल्टीप्लाइड बाई एनएम कॉमन ले लिया, 1 अपॉन सीपी क्या हो गया, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन यू इज इक्वल टू म्यू 2, इधर भी एनएम कॉमन ले लिया, 1 अपॉन सीपी क्या है, 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन वी। यहाँ पर एनएम से एनएम कैंसल आउट हो गया। अब क्या करेंगे सर हाँ जी बताइए। सर यू नेगेटिव में नहीं होगा? नहीं, हमें क्या करना है, आप याद करिए
कि जो हम ना फॉर्मूला भी लेते थे 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f 10th क्लास में, तो वहां पर u को तो u ही लिखते थे। फिर जब न्यूमेरिकल करते थे तो न्यूमेरिकल में अगर बताते थे कि वो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर, तब u को हम -7 सेंटीमीटर लेते थे, लेकिन u को u ही लिखते थे, उसको माइनस u नहीं लिखते थे। समझ गए Yes, sir. ना? u तो बस एक सिंबल है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। अब u की वैल्यू कितनी है, उसके अंदर क्या सब्स्टिट्यूट करना है वो न्यूमेरिकल में देखेंगे, यहाँ कुछ नहीं करना। ठीक, Yes, sir. चलिए जी, तो मैं आगे चलता हूँ। अब आप ये देखिएगा कि अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें r वाली टर्म्स को एक तरफ ले लेंगे, पहले एक्सपेंड करो। ये हो गया μ1/r प्लस μ1/u इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ2/v। इतना हो गया। अब इसमें जो r वाली टर्म्स है उसको राइट हैंड साइड में रख लेंगे, r वाली टर्म्स को, और बाकी u और v वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो μ1/u माइनस μ2/v इज इक्वल टू μ2/r माइनस μ1/r। तो μ1/u माइनस, सर वो प्लस μ2/v होगा। अच्छा ओके, प्लस μ2/v, प्लस μ2/v, और ये इधर जाकर हो जाएगा μ2 माइनस μ1/r, μ2 माइनस μ1/r। ठीक है, अब इसके बाद अब ये मिटा रहा हूं यहां पर। अब अगर इस फॉर्मूले में ही साइन कन्वेंशन यूज करना है तो u को माइनस u लिखेंगे, और नहीं करना है तो ये करेंगे। सर हाँ, अगर जैसे इसमें ही साइन कन्वेंशन लगा दिया तो फिर न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी ना, सीधा फिर न्यूमेरिकल में जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अगर यहीं पर लगा देंगे तो न्यूमेरिकल में फिर आपको माइनस पॉजिटिव कुछ करने की जरूरत नहीं है। लिखेंगे इफ वी अप्लाई न्यू साइन कन्वेंशन to the above relation, then u will become minus u. V and R will remain the same. क्योंकि v भी कहां पर है, राइट हैंड साइड में, तो वो भी सेम रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। r भी राइट हैंड साइड में है, वो भी पॉजिटिव रहेगा। तो ये हो जाएगा μ1/-u प्लस μ2/ प्लस का v इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1/r। ये हो गया। अब क्या है कि ये तो फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब मैं क्या कहूंगा कि हमारा रेयरर मीडियम कोई भी हो, डेंसर मीडियम कोई भी हो, हमारे पास μ1 और μ2 की वैल्यू दे रखी होगी, तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लगाना है। ठीक, अच्छा, जनरली ज्यादातर क्या होता है कि जो हमारा फर्स्ट मीडियम है, जो रेयरर मीडियम है, वो एयर होता है, और एयर के केस में ये जो μ1 है, इस μ1 की वैल्यू हो जाती है 1। एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। और जब μ2 है, μ2 फिर कोई भी मीडियम हो, चाहे फिर वो ग्लास हो, वाटर हो, कुछ भी हो, तो उसको फिर μ2 बोलने की बजाय सिंपली म्यू बोल देंगे। ठीक है, तो आप नोट करें नेक्स्ट, इसमें लिखें कि if first medium is air, if medium 1
is air, then mu1 is equal to 1. mu1 is equal to 1, refractive index air का 1 होता है, and mu2 is equal to mu. Then ये तो 1 हो गया, तो इसको क्या लिखा जा सकता है, -1 अपॉन u प्लस mu अपॉन v इज इक्वल टू mu -1 अपॉन r. बस mu2 की जगह mu डालो और mu1 की जगह 1 डालिए, बाकी सब कुछ सेम. ठीक है, सभी को समझ में आ गया ये वाला फर्स्ट वाला केस? यस सर। यस सर। चलिए जी, अगर ये वाला केस क्लियर है तो फिर अगला केस देखिएगा. अब आगे के जो केसेस हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ डायग्राम तक आपको रुकना होगा. डायग्राम के बाद आप खुद ही समझदार हैं, आप खुद ही कर लेंगे. ठीक, तो अब केस सेकंड नोट करें. केस सेकंड है when the object lies in the rarer medium and the image formed is virtual. When the object lies in rarer medium and the image formed is virtual. मैं तो इसी में एडिटिंग कर रहा हूँ जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, आप दोबारा लिख लें. हाँ, डायग्राम मैं भी नया बनाऊंगा. यहाँ तक तो आपको सेम लिखना है, डायग्राम दूसरा बना रहा हूँ. चलिए भाई, अब नेक्स्ट सिर्फ डायग्राम में अंतर होगा, और वो अंतर भी कैसे समझ में आएगा कि अब हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बन रही है. तो रियल इमेज तो आपने देखा राइट हैंड साइड में बनी, वर्चुअल इमेज वही बनती है लेफ्ट हैंड साइड में. तो वर्चुअल इमेज के केस में ऑब्जेक्ट थोड़ा सा नजदीक आ जाता है पोल के, तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ ले गए. ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया. ठीक है, अब ऑब्जेक्ट से रेज ऑफ लाइट कितनी निकलेंगी, बहुत सारी. मैं तो वही 2 रेज ऑफ लाइट लेकर चलूंगा. तो एक रे ऑफ लाइट ऐसे इसने स्ट्राइक करा, यहाँ पर अब आप एक नॉर्मल ड्रॉ कर लें. यहाँ पर ये स्ट्राइक कर रहा है, तो इस जगह पर जब हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पर काटेगा उसको हम बोल देते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, और ये इंसिडेंट रे इसके साथ में जो एंगल बना रही है वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस. फिर जाता हूँ वही रहे रेयरर से डेंसर, बस इमेज जो है बस चेंज क्या हुआ है, इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल. तो यहाँ पर लिख लेना वही जैसे पहले लिखा था, रेयरर mu1, और यहाँ पर लिख लेना डेंसर जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, mu2. उसके बाद जब रेयरर से डेंसर में है तो स्ट्रेट तो निकलेगी नहीं, थोड़ा सा बेंड होगी, थोड़ा सा बेंड होगी. अब ये बेंड हो गई, ये इस तरह से हुई है बेंड. तो इस तरह से बेंड होती हुई मुझे ये नजर आ रही है कि अगर मैं इसको आगे खींचता जाऊंगा ना तो ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट नहीं करेगी कहीं पर भी. तो जब ये प्रिंसिपल एक्सिस पर मीट नहीं करेगी तो ऐसे केस में क्या करते हैं बेटा, इसको ना पीछे एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे. तो हमने इसको पीछे एक्सटेंड करा, तो पीछे एक्सटेंड करने पर मुझे दिखाई दिया कि अच्छा यहाँ पर ये मीट कर रही है प्रिंसिपल एक्सिस को, तो इसका मतलब इमेज यहाँ बनेगी. तो ये मेरा आई हो गया पॉइंट. यहाँ तक डायग्राम सभी को क्लियर है? रे डायग्राम बताइए. यस सर. यहाँ तक सभी को क्लियर है? ठीक है, अच्छा मैं अब आगे बढ़ता हूँ. अब क्या करना है, अच्छा इसमें कोई भी बच्चा ये ना सोचे कि नहीं भाई मैं तो वो जो रूल्स थे वो सारे के सारे रूल्स भूल गया हूँ, अभी तक वो रूल्स हमने बताए ही नहीं है. ठीक है, जब उन रूल्स की जरूरत पड़ेगी तब बताएंगे, अभी तक जरूरत नहीं है उसकी. बस ये याद रखना आपको, जो याद रखने वाली चीज है, क्योंकि मिरर तो है नहीं तो मिरर को छोड़ दो. लेंस में याद रखना
कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अगर इधर इमेज बनेगी, आमने सामने अगर इमेज बनती है तो रियल बनेगी, और अगर जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहीं पीछे इमेज बनती है तो फिर वो वर्चुअल इमेज होगी। तो वर्चुअल इमेज बनेगी कब? वर्चुअल इमेज तभी तो बनेगी जब रिफ्रैक्टेड रे हमारी पीछे होगी। तो इसीलिए हमने क्या करा कि ये रिफ्रैक्शन तो हुआ लेकिन वो मीट नहीं करेगा यहाँ प्रिंसिपल एक्सिस को कहीं पर भी, तो उसको पीछे खींच दिया तो वो यहाँ पर मीट कर जाएगा, तो यहाँ पर आपकी इमेज बन जाएगी। तो ये आई हो गया। मैं फिर से वही काम करूंगा बेटा, ये क्या है? ये पॉइंट है P, इस वाले पॉइंट को हमने लिया था N, तो यहाँ पर भी N लेंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दीजिए, इस पॉइंट को मैं M लूंगा, ये 90 डिग्री एंगल ये बन गया, ठीक है। तो आई हो गया, यानी कि इमेज हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। तो अब मैं जानता हूं कि इमेज का और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज V, ऑब्जेक्ट और पोल के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज U, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कैपिटल R। ये कैपिटल R हो गया, वही काम जो पहले करा था। जैसे अच्छा, ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रही है दैट इज R, ठीक। वही काम जो पहले करा था, ध्यान से दोबारा देखना कि भाई हमने ऑब्जेक्ट में जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको मैंने माना अल्फा, इमेज में जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल बनाया उसको माना बीटा, और सेंटर ऑफ कर्वेचर में जो एंगल बनाया उसको हमने माना गामा। अल्फा, बीटा, गामा, आई, आर, और ट्राइंगल्स चेक करो, एन ओ सी ये ट्राइंगल भी आ गया, एन आई सी ये ट्राइंगल भी आ गया, और एन ओ एम ये ट्राइंगल भी आ गया। तो सबसे पहले मेरा क्या टारगेट होता है, जैसा मैंने यहाँ पर इधर करा था वो मिटा दिया वो वाला पोर्शन, फिर सबसे पहले हमारा टारगेट था बेटा हमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी थी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाकर मैं आई की और आर की वैल्यू निकालूंगा, तो वही काम करना है यहाँ पर। तो केवल और केवल डायग्राम का थोड़ा सा अंतर है, क्योंकि इमेज अब वर्चुअल बन रही है, बाकी सारा प्रोसीजर सेम है। हाँ, फॉर्मूला में भी माइनस प्लस का थोड़ा सा अंतर आएगा, तो वो आपको करके देखना है, ठीक है। आप कहें तो मैं करवा देता हूँ। अभी स्टार्टिंग आपको उसी तरीके से करनी है। मैं कौन सा ट्राइंगल लूंगा आई निकालने के लिए? वही NOC जो मैंने पहले लिया था। तो यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल अल्फा है और गामा है, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है ये देखो, एक्सटीरियर एंगल क्या निकल रहा है यहाँ से, आई निकल रहा है, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, ये तो बिल्कुल सेम आ गया। इन ट्राइंगल NOC आई इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। फिर दूसरा देखिए, इन ट्राइंगल NIC, एन इमेज और सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो यहां से क्या होगा, यहां से भी आप देखिए NI और C ये बड़ा ट्राइंगल, तो इसमें इंटीरियर एंगल गामा और बीटा, और एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, देखिए यही लाइन एक्सटेंड होकर बाहर बनेगी R, तो R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। R इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा। तो आपने देख लिया अंतर क्या आया, वहां पर गामा माइनस बीटा था, यहाँ पर गामा प्लस बीटा है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। फिर वही लाइन लिखनी है, since all the rays are paraxial therefore all the angles I, R, alpha, beta, gamma are very small. All the rays are paraxial, so all the angles alpha, beta, gamma, I and R are very small, ठीक है। आप एक एक स्टेप वही करना जैसा कि हमने इससे पहले वाले डेरिवेशन में करा है, और रफ में करके देखना। यहाँ तक तो मैंने करा दिया, रफ में करके देखिएगा
और मैं इसका फाइनल जो फॉर्मूला आएगा मैं वो लिख कर दे रहा हूँ आपको, आप चेक करना है कि आप खुद से ठीक कर पाते हो या नहीं। फॉर्मूला इसका बेटा फाइनल बनेगा μ2 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r। सेम फॉर्मूला जो फर्स्ट केस में बनाया है वही सेम फॉर्मूला बनकर आना चाहिए। ठीक है, ये आप रफ में करेंगे चेक, अपने जो फेयर नोट्स बना रहे हैं उनको खराब मत करना, रफ में चेक करना, यही आना चाहिए। ठीक है, यहां तक सर? हमने अभी करा है, इसको मैं आगे एक्सटेंड नेक्स्ट क्लास में करता हूँ। हाँ जी बताइए। ये कन्वेंशन के साथ है बिना कन्वेंशन? कन्वेंशन के साथ मतलब ये वाला कि आपको u को भी माइनस u लेना है और इस केस में हम v को भी माइनस v लेंगे। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला ये वाला कन्वेंशन के साथ वाला, ठीक। समझ गए? करेंगे भी सभी बच्चे? यस Yes. सर। ठीक है, यस सर। Yes, sir. एक बार ट्राई करना, अगर आप ये खुद से कर पाते हैं तो फिर आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको 4 केसेस हैं, पहला केस समझना है बस, बाकी दूसरा तीसरा और चौथा उसके सिर्फ डायग्राम अंडरस्टैंड कर दें, बाकी आप अपने आप कर लेंगे। ठीक है, आ तो गया ट्राई सर। करिएगा। हाँ जी, चलिए जी फिर। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके। सर डायग्राम्स Thank you, बाकी sir. आप खुद बनाएं कि आप बनवाएंगे अगले क्लास में? मैं अगले बनवाऊंगा, अभी के लिए मैं बस यही केस दे रहा हूँ आपको। अगर ओके ये सर। आप लोगों ने कह दिया कि हम कंफर्टेबल हैं, तो अगले दोनों जो केसेस हैं थर्ड और फोर्थ, उसके सिर्फ डायग्राम मैं बनवाऊंगा, डेरिवेशन खुद कर लेना। ठीक है, थैंक यू सर। चलिए जी। ओके Thank you. ओके। सर हाँ जी, सर चैप्टर कब खत्म हो जाएंगे सारे? बता तो रहा हूँ 15 मार्च तक। अच्छा सर, मतलब अभी सर प्री बोर्ड स्टार्ट होने वाले हैं फेब में। और प्रीबोर्ड में सारा आ रहा होगा। हाँ वही जो टर्म टू का, और सर मेरे ख्याल से ऑफलाइन होगा। तो कब है ये? सर बोल रहे थे सर फर्स्ट वीक ऑफ फेब से बोल रहे थे। बाकी सर अगर मतलब अगर स्कूल क्लोज के मतलब वो ऑर्डर आ गए तो फिर ऑनलाइन होंगे। चलो ठीक है, वो तो तब की तब देखते हैं। फिलहाल ये है कि रे ऑप्टिक्स हमारा सबसे बड़ा चैप्टर है, ये वाला चैप्टर फिनिश होते ही फिर फटाफट फटाफट एटम्स है, न्यूक्लियाई है, वो जल्दी जल्दी निपट जाएंगे चैप्टर्स। अच्छा सर। हाँ सर, वो वेव ऑप्टिक्स भी तो है ना, या हाँ, हो गया? ऑप्टिक्स भी है, वो इसके कंपैरिजन में इतना बड़ा नहीं है। वो चैप्टर बड़ा तो है पर इतना बड़ा नहीं है। ओके सर, ओके सर। ठीक है, मैं थैंक यू करवा सर। दूँ। हाँ जी ओके। सर हाँ ध्रुव।